हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे लेसन 8 जो कि है ऑडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट इजी चैप्टर है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि ऑडिट क्या है और इस ये हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समझनी है। बेसिकली आपको ऑडिट का मतलब पता ही है कि ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके से किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं है, या वो चीज़ कैसी हुई है, उसी को हम ऑडिट बोल देते हैं। तो अगर हम इसको लैंग्वेज के अंदर देखें, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर देखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आप ऑडिट की डेफिनेशन में याद रखना कि इसके अंदर हम सिस्टमेटिकली और इंडिपेंडेंटली, ये एक आप पैटर्न को फॉलो करते हुए जो कि आपको बताया जाएगा, और इंडिपेंडेंटली आपके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होगा या आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं होगे, आप एग्जामिनेशन करोगे किस चीज़ का, किस किस चीज़ का एग्जामिनेशन करोगे। जैसे बुक्स का, जैसे अब कंपनी की बुक्स मेंटेन होती है, अकाउंट्स मेंटेन होती है, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जैसे अलग अलग रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो रहे हैं, वाउचर मेंटेन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इन चीज़ों को आप क्या करते हो, सिस्टमेटिकली और इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हो। और फिर एग्जामिन करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, आप असर्टेन करते हो कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल यानी कि अपने बैलेंस शीट वगैरह की बात हो रही है, नॉन फाइनेंशियल यानी कि बैलेंस शीट के अलावा जो चीज़ें हैं वो, एंड डिस्क्लोज प्रेजेंट अ ट्रू फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है कंपनी का वो हमें दे रही है। एंड डिस्क्लोजर्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी ऑडिट कहलाती है। ये डेफिनेशन ऑडिट के लिए हमें माइंड में रखनी है। छोटी सी डेफिनेशन है क्या, कि ऑडिट का क्या होता है, एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। पहला वर्ड आपको ये याद रखना है क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किस चीज़ का सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, बुक्स का, अकाउंट्स का, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स के। किसके किसके बुक्स का, अकाउंट्स का, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर का हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके। और इससे हम क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं कि कितने लेवल तक जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो डिस्क्लोजर्स प्रेजेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कंपनी के। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ऑडिट बोल देते हैं। तो ये चीज़ हमको माइंड में बिठानी है कि ऑडिट होता क्या है। तो अब देखो, ऑडिट जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं, दो तरीके का हो सकता है। एक तो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल ऑडिट कहलाएगा, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लाइंस ऑडिट बोलेंगे। तो जब भी आपसे ऑडिट पूछा जाए तो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने टाइप्स बताने हैं कि ऑडिट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल ऑडिट होता है और दूसरा कंप्लाइंस ऑडिट होता है। तो फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर जैसे कि आपके क्या क्या आ जाएंगे, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है सेक्शन 139 से 147 के अंदर। कॉस्ट ऑडिट आ जाएगा जो सेक्शन 148 के अंदर दे रखा है। इंटरनल ऑडिट आ जाएगा जो सेक्शन 138 के अंदर दे रखा है। लेकिन ये तो हो गए कौन से, हमारे फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन अगर हम कंप्लायंस ऑडिट की बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आपका सेक्रेटरियल ऑडिट आ जाता है सेक्शन 204 के अंदर जो दे रखा है हमें। CSR ऑडिट आ जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट आ जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई सेक्शंस नहीं है बट ये ऑडिट किए जाते हैं। तो अगर ऑडिट कर रहे हैं यानी कि हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे अपनी CSR एक्टिविटीज़ का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करेंगे कि हम इंटरनली क्या हम लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टेक ओवर ऑडिट, जब अगर किसी का, हम हमेशा तो करेंगे नहीं, अगर किसी का टेक ओवर हुआ है तो उसके अंदर जाके हम चेक करेंगे कि क्या टेक ओवर ठीक हुआ नहीं हुआ। इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट की, हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। लेबर लॉ ऑडिट की, लेबर के जो लॉज हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। साइबर ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सोशल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, रिलेटेड पार्टी ऑडिट, ये जितने भी ऑडिट हैं ये सब क्या कहलाएंगे, कंप्लायंस ऑडिट कहलाएंगे। क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल ऑडिट इंक्लूडेड नहीं है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो इन तीनों को छोड़ के अगर कोई ऑडिट किया जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को छोड़ के कोई भी ऑडिट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लायंस ऑडिट कहलाएगा। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है कि जो सेक्शन 139 टू 147 है चैप्टर 10 का कंपनीज एक्ट के, अगर हम उसको रीड करते हैं कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के साथ, तो हमें उसने क्या दे रखा है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बता रखा है कि कैसे हमें उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, कैसे रिमूवल करना है, कैसे वो रिज़ाइन करेंगे। ऑडिटर्स जो होंगे क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी अपॉइंट होने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्या रेमुनरेशन होगी, पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमें
बता रखी हैं। तो अगर हम सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 पढ़ते हैं तो हमें क्या बता रखा है कि क्या पावर एंड ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की, और यही पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो हमें सेक्शन 143 के अंदर बता रखी हैं, ये किसकी बता रखी है, हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बता रखी है। क्योंकि सेक्शन 139 टू 147 के अंदर हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बता रखा है, तो सेक्शन 143 के अंदर हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पावर्स बता रखी हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पावर्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की है सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के हिसाब से, वही पावर्स कॉस्ट ऑडिटर की भी होगी जो कि सेक्शन 148 के अंदर आता है। ठीक है, accountant conducting cost audit under section 148 and the company secretary in practice conducting secretarial audit under section 204 of the company act। और सेम ही पावर सेक्शन 204 पे भी अप्लाई होंगी सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी सेम पावर्स है, कंपनी सेक्रेटरी के पास भी सेम पावर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी सेम पावर है, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, ये कॉस्ट ऑडिट करेगा और ये सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा। तो आई होप ये चीज़ यहाँ तक अभी क्लियर चल रही होगी क्या यहाँ पे बात हुई है। और कंपनीज एक्ट के अंदर हमें क्या बता रखा है, साथ ही साथ पेनल्टी भी बता रखी है अगर आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 की कंप्लायंस नहीं करते, यानी कि ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो इसको फॉलो नहीं करता, तो वहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी बताई गई है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, अगर बाकी कोई और कंपनी है तो 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं हम आगे, वही इसने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर दे दिया कि सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 में है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेक्शन 139 टू 147 में है, कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में है, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 में। इंटरनल ऑडिट वैसे चैप्टर 10 में नहीं आता, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 128 से 138 के अंदर कवर होता है चैप्टर 9 के अंदर। चैप्टर 9 कौन सा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले टॉपिक में ही कवर हो जाता है। अब कॉर्पोरेट गवर्न, अब अलग अलग तरीके के जो हमारे कंप्लायंस ऑडिट हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है कि किस ऑडिट के अंदर क्या होता है। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा नाम पढ़ के कि अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या एक तरीके से इज अ स्ट्रेटेजिक ऑडिट टू इंश्योर दैट ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट एंड द लॉज policies procedure that are necessary for directing and controlling business enterprise are implemented effectively। तो हमें समझ ही आ रहा है नाम पढ़ के कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम यही देखेंगे कि जो हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सभी लॉ के हिसाब से, जो हमने लॉ जो हम पे एप्लीकेबल है वो जो, या जो पॉलिसीज़ है हमारी या प्रोसीजर जो है उनके हिसाब से ही हो रहे हैं और वो इफेक्टिवली हो रहे हैं। तो यही चीज़ हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के अंदर चेक कर रहे हैं। तो एक तरीके का ये क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट है। Audit of corporate governance processes provides assurance to various stakeholders that all the required governance activity have been accomplished and will remain otherwise, thereby assisting stakeholders in making an informed decision। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हो रहा है तो एक तरीके से इंश्योर हो रहे हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कि यहाँ पे जो भी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं वो सही किए जा रहे हैं, और इसके कारण जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। उनको जो डिसीजन लेना है कि भाई मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, सप्लायर को डिसीजन लेना है मैं इसको सप्लाई करूं या ना करूं, तो इस तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेना है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहूं या ना रहूं, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। तो वो चीज़ें करने में स्टेक होल्डर्स को हेल्प होती है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। तो क्या स्कोप है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज़ का, स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट इज़ वाइड, जनरली बाउंड्री लेस एज सब्जेक्ट कवर्स, कि भाई बाउंड्री लेस है वैसे तो आप नहीं बता सकते, पर काफ़ी चीज़ें ये कवर कर लेता है, जैसे कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को हेल्प होती है इसके अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प होती है, कमेटी ऑफ बोर्ड्स बनाने में हेल्प होती है अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट करते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प होती है। तो ये हो गया हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। फिर आता है CSR ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। तो इसके अंदर आप यही करोगे, इसका मेन क्या रहेगा, एम क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करते हैं एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, तीन चीज़ें होती है ना, ESG जिसको हम बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ESG। तो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं इस ऑडिट के अंदर, इसका मेन एम यही रहता है कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट रिस्क क्या है, गवर्नेंस रिस्क क्या है जो कि फेस किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
और फिर इवेल्युएट करते हैं मैनेजरियल परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस्त। फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि हम कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं इन तीनों चीज़ों के रिस्पेक्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं, CSR ऑडिट बोलते हैं। तो CSR ऑडिट जब पूछेगा तो आपको बताना है कि हमारा मेन एम किस पे रहता है, ESG के ऊपर रहता है कि हम इस फील्ड के अंदर कितना रिस्क फेस कर रहे हैं और हमारी मैनेजरियल परफॉर्मेंस कैसी है। CSR is a broad term, however, for the purpose of addressing the scope of CSR audit, CSR is about managing and taking into consideration organizations' operational process, behavioral impact on society and stakeholders। वैसे तो देखो CSR जो है बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि अगर हम इसको देखें तो बेसिकली हम इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि हम CSR के अंदर क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल प्रोसेस और बिहेवियरल इम्पैक्ट को, जो कि किसके ऊपर आएगा, सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स के ऊपर आएगा। इसको हम एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसी चीज़ को हम CSR बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्यों कर रहे हैं CSR ऑडिट, टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कि हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं जैसे CSR के रिगार्डिंग हमें दे रखे हैं, तो हम उनको क्या करें, कंप्लाई करें। कि हमें जैसे CSR कमेटी बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है, एक CSR के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड करना है, तो जो भी चीज़ें यहाँ बता रखी है उनको हम फॉलो करें, इसलिए हम CSR ऑडिट करते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग होती है मैकेनिज्म की एंड मेंटर फॉर द कंपनी CSR एक्टिविटीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR पॉलिसी। तो हमारी CSR पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। इंटरनल कंट्रोल को एवेल्युएट करते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को एसेस करते हैं, कंडक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिव्यू प्रोजेक्ट टू कंफर्म यूटिलाइजेशन ऑफ बजट फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। तो ये हमारे रीजंस रहते हैं कि क्यों हम CSR ऑडिट करते हैं। तो आपका एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हुआ जो मुझे लगता है आपको समझ आएगा, एक CSR ऑडिट हुआ जिसके अंदर आपका ESG रिस्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, ये आपको समझ आ रहा है। और इसके रिगार्डिंग मेन हमारे पास लॉ कौन सा है, द SEBI प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 इज़ अ प्राइमरी रेगुलेशन। ये मेनली ये हमें बताता है कि किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग रोकनी है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें बता रखी हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है, किस एक्सटेंट तक फॉलो हो रही है, तो उसी को जब हम चेक करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, हम इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट कर रहे हैं। जहाँ पे बता रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग इश्यूज हैव रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑन लिस्टेड कंपनीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होगी तो जो जिस व्यक्ति के पास इनसाइड की इन्फॉर्मेशन है, अंदर की इन्फॉर्मेशन है, उसको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इसके कारण पब्लिक को नुकसान होता है। तो ये जो चीज़ें हमने रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखी है और बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसलिए इसको रोकने के लिए हमें ये लॉ बनाना पड़ा। तो जो डायरेक्टर्स हैं, उनके एजेंट्स हैं या कोई और ऑफिसर्स है, ये हमें ऐसा मिला कि ये इनसाइड की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं अपने आप को प्रॉफिट लेने के लिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्यों है, कि कोई क्यों इनसाइडर ट्रेडिंग कर पाता है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बाहर के लोगों के पास नहीं होती, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, भाई ये डायरेक्टर है कंपनी के, तो इनको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें पता होंगी ना कि हाँ हमारी कंपनी में ये होने वाला है, तो इनके पास वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो कॉमन जनता है बाहर, आप में है, हमें तो नहीं पता कि क्या होगा इस कंपनी के अंदर, तो इसलिए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो रिगार्डिंग चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंपनीज एंड पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द साइज ऑफ डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड और इशू ऑफ बोनस शेयर, तो इनको पता है डायरेक्टर्स को कि भाई हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, बोनस आने वाला है, तो ये क्या करेंगे, पहले ही शेयर्स खरीद लेंगे। जब इनको पता है कि प्राइस गिरने वाला है तो ये पहले ही शेयर्स को बेच देंगे। तो इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं ये। तो सेबी जो है, इन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म रखा कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये प्रिवेंट और कंट्रोल हो, कि भाई इसको रोका जा सके और अगर कोई कर रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सेबी ने सोचा कि भाई हम इसको कंट्रोल करेंगे, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, आप क्या करो, इस कंपनी के ऊपर ही ड्यूटी डाल दो कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो इन्होंने क्या किया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, मॉनिटर करने की, रेगुलेट करने की इनसाइडर ट्रेडिंग की, कंपनी के ऊपर ही डाल दी। लेकिन अब कंपनी के ऊपर कैसे डालेंगे, कोई किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू डालेंगे, तो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, कंप्लायंस ऑफिसर के थ्रू और ऑडिट कमेटी के थ्रू। तो ये दो लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। कंप्लायंस ऑफिसर CS होता है और ऑडिट कमेटी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी पता है कि ऑडिट कमेटी के अंदर कौन कौन कितने कितने डायरेक्टर्स आते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं एक कंपनी के अंदर जो इंश्योर करती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो कुछ एसेंशियल इनपुट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं देखने के लिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो एक तो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि किस हिसाब से आपका कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए कि आपको कैसे बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, रेगुलेशंस बनाए जाएं, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, कंप्लायंस ऑफिसर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करें ताकि जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व किया जा सके। प्रायर अप्रूवल ली जाए ट्रेडिंग की, अगर कोई ऐसे व्यक्ति ट्रेड कर रहे हैं जो लगता है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वैदा कुछ ऐसी हमने रिक्वायरमेंट बताई जो कि डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय को रिपोर्टिंग करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को, कंपनी को, जब भी वो ट्रेड करेंगे, जो हमने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंदर पढ़ रखा है। तो वो हम चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसी तरीके से लेबर लॉ ऑडिट है, तो ये भी अपने आप में क्या है, फैक्ट फाइंडिंग और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो लेबर लॉ ये इंश्योर करता है एक विन विन सिचुएशन को, क्योंकि इसके अंदर दोनों का फायदा रहता है, कम ऑर्गेनाइजेशन का भी और जो लेबरर हैं, जो लेबर हैं, उनका भी फायदा रहता है। तो सारे स्टेक होल्डर्स का यहाँ पे फायदा रहता है। एक विन विन सिचुएशन होती है लेबर ऑडिट करना। और ये लेबर ऑडिट ऐसा नहीं है कि एक दिन हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस होते रहते हैं। मेजरली सारे ऑडिट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही होते हैं, एक दिन में कोई ऑडिट नहीं होता है। तो अगर हम ऑडिट करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज को चेक करते हैं। इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कंप्लाइंस मैनेजमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल लॉज। तो यही चीज़ें हम चेक करते हैं कि ये लॉज पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब अगर हम ऑडिट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हम नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज की, जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। और जब हमें पता चल जाता है कि ये वाला लेबर लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल है एंड स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर लॉ, इन दैट सिचुएशन व्हाट वी डू, वी make a corrective measure regarding that, so that we get avoided with the unwarranted legal actions which can be taken against us by the regulatory authorities. So यहाँ पे यही कह रहा है कि तो business to take corrective measures to avoid any unwarranted legal actions by the regulator against the business and its management. तो उनको पता चल गया that we are not following this particular labor law, so we are required to take corrective measures, और वो corrective measures लेते हैं ताकि उनके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। लेबर लॉ ऑडिट कहीं भी कंपलसरी नहीं है, ये जो ऑडिट्स हम पढ़ रहे हैं कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी वाले हमने ऊपर पढ़े थे। तो फिर भी स्टिल ये हाईली रिकमेंड रहता है कि हमें इनको फॉलो करनी है। कंपनीज एक्ट में कोई आपको सेक्शन नहीं मिलेगा जो आपको बोल रहा है कि आपको लेबर लॉ ऑडिट करना है। ये हम करते हैं और ये हाईली रिकमेंडरी होता है कि हम इसको करें ऑडिट को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी लेबर लॉ के अंदर कहाँ पे नॉन कंप्लायंस रह रही है। तो लेबर ऑडिट का प्रोसेस क्या रहता है कि लेबर लॉ ऑडिट अगर किया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बिजनेस को समझते हो कि ये बिजनेस है क्या, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लोकेशन है, क्या वर्क प्लेस है, मतलब लोकेशन ऑफ वर्क प्लेस क्या, और क्या इंडस्ट्री है। क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से लेबर लॉज अप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कितने नंबर ऑफ पीपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। भाई 10 कर रहे हैं, 10 से ऊपर कर रहे हैं, 10 से कम कर रहे हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो आपका एक तरीके से वर्क प्लेस है, वो कहाँ पे है, आप किस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी, भाई केमिकल इंडस्ट्री है, सिंपल इंडस्ट्री है, क्या है आपकी इंडस्ट्री। फिर हम ये देखते हैं, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसी हिसाब से हम ये सर्टन करते हैं कि लेबर लॉज, रूल्स और रेगुलेशन कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, क्योंकि डिपेंड करेगा जिस स्टेट में आप हैं तो वहाँ के स्टेट लॉज अप्लाई होंगे, और सेंटर के कौन से लॉज आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर ने भी कुछ ऐसे लॉज बना रखे हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा, तो अगर नहीं करते तो नहीं होगा। तो वो चीज़ें हम सर्टन करेंगे, हाँ इसके ऊपर ये वाले लॉज जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। फिर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ की लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये इसके अंदर अथॉरिटीज़ हैं जो जो डील करती हैं इन लॉ के रिगार्डिंग, जैसे ईएसआई है, पीएफ है। तो हम ये देखेंगे कि इनके रिगार्डिंग कौन सी अथॉरिटीज़ है। फिर हम देखेंगे क्या हम इनकी कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने इस एक्ट की कंप्लायंस करी या नहीं करी। फिर उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रेजेंट कंप्लायंस लेवल से अंडर वेरियस लॉज, और फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या प्रेजेंट कंप्लायंस लेवल है और उसको हम कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हमारा लेबर ऑडिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट रहता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेबर ऑडिट करने का, तो ये जर्नल्स है कि आपको एक तो एम्प्लॉयज़ को मॉरल एंड सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि हाँ भाई ये हमारे लिए कर रहा है, देख रहा है कि कोई चीज़ है तो नहीं जाती, हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है। टाइमली पेमेंट हो जाती है एम्प्लॉयज़ को उनकी वेजेस की, रेमुनरेशन की, बाकी जितने स्टैट्यूटरी अमाउंट्स हैं उनकी, जैसे पेंशन मिलनी है, ग्रेचुटी मिलनी है, पीएफ मिलना है। इसके पॉजिटिव आउटकम रहते हैं, इससे एक तो रेपुटेशन बढ़ती है एम्प्लॉयर की इंडस्ट्री में कि देखो ये अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कितना सोचता है। ऑडिट एलिमिनेट कर देता है अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टीज़ लगनी है, डैमेजेस आने हैं, कंपनसेशन आने हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि हम ये पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं कर रहे और इसको हमें फॉलो कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। हिस्टोरिकल डिफॉल्ट्स की कंप्लायंस हो जाती है, बर्डन कम हो जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि आप खुद ही चीज़ें कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी आ जाती है, एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, एम्प्लॉयज़ छुट्टी कम मारते हैं, उन्हें पता है कि भाई हमारी सारी चीज़ें ठीक होंगी, लॉकआउट नहीं होते, रिट्रेंचमेंट नहीं होती, स्ट्राइक्स नहीं होती,
कोऑपरेशन होता है, गुड अंडरस्टैंडिंग होती है, लेबर रिलेशन आपके इंप्रूव होते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से आगे बढ़ती है। तो ये बेनिफिट्स होती हैं अगर हम लेबर लॉ ऑडिट करते हैं तो। इसी तरीके से साइबर ऑडिट होते हैं। तो साइबर ऑडिट जनरली कौन करेंगे? प्रोफेशनल्स करेंगे, और जिनको इस चीज़ की नॉलेज है। अब हर कोई तो साइबर ऑडिट नहीं कर सकता, तो साइबर ऑडिट टीम ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू to ensure that correct and most up-to-date cyber and IT process और infrastructure are being applied। तो वो एक तरीके से प्रोफेशनल्स होते हैं जो आगे चेक करते हैं कि आप अप टू डेट साइबर एंड IT प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो। तो उसको जब हम चेक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? साइबर ऑडिट कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि गारंटी देते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो सिक्योर है। क्योंकि अगर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसका? आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो स्ट्रांग होगा तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन, जो कि अब हम क्या करते हैं अपनी कंप्यूटर्स पे या किसी भी तरीके से आईटी की हेल्प से स्टोर करते हैं आज की डेट पे, तो वो सेफ रहेगी हमारी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही है। अब हम इनसाइडर ट्रेडिंग रोक रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे लेबर लॉस पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम सीएसआर ऑडिट कर रहे हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही तो है, ये सब स्टोर हो रही है आपकी, आपके सारे क्लाइंट्स का डाटा, आप ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट का डाटा, और एक एक चीज़ जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है वो सारी आप रिकॉर्ड करें। तो अगर वो लीक हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेप्यूटेशन है वो भी ख़राब होगी, आगे काम भी नहीं मिलेगा उसको, उसके ऊपर बाकी बहुत सारी पेनल्टीज़ भी लग जाएंगी। तो ये साइबर ऑडिट हमें ये चेक करने में हेल्प करता है कि हाँ, हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हमारे पास से कोई चोरी नहीं कर सकता। तो यही चीज़ साइबर ऑडिट के अंदर है। एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर हम यही साफ हमें पता चल रहा है हम क्या करेंगे। तो हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस को। भाई हम कहीं एनवायरनमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन तो नहीं कर रहे, वाटर पोल्यूशन तो नहीं कर रहे, नॉइस पोल्यूशन तो नहीं कर रहे, हम नदियों को गंदा तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें चेक की जाती है कि जो भी चीज़ हो रही है वो लॉ के हिसाब से हो रही है। लॉ ने हमें जैसे बोला है कि हमें इसको ऐसे ट्रीट करके फिर डिस्पोज करना है, तो हम वो चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम एनवायरमेंटल ऑडिट करना बोल देते हैं। तो environmental audit refer to verification and assessment of environmental measures in an organization, कि क्या हम environmental measures ले रहे हैं उसी की verification and assessment करते हैं environmental audit के अंदर। तो दो तरीके के environmental audit होते हैं, एक होता है compliance audit, दूसरा होता है मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। कौन कौन से होते हैं environmental audit के अंदर? एक होता है compliance audit और दूसरा होता है मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। ये ऑडिट बेसिकली क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं द साइट्स या कंपनीज लीगल कंप्लायंस स्टेटस इन ऑपरेशनल कंटेक्स्ट, की है तो ये लॉ तो है आपको दिया गया, तो आप क्या उसको सही में ऑपरेशनल कंटेक्स्ट में कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको ये रिव्यू करते हैं ये ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट जो होते हैं जनरली ये डिटरमाइन करते हैं कि जो एप्लीकेबल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जो कि हमें करनी है वो उसका ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर आपके जितने सेंट्रल लॉ हैं, स्टेट लॉ हैं, परमिट्स हैं, लोकल लॉज हैं, ये सब देखे जाते हैं कि ये ऑपरेशनल आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नीड ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, क्या ज़रूरत है एनवायरमेंटल ऑडिट करने की? तो बिजनेस कैन एसेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस, की जो बिजनेस काम कर रहा है उसका क्या एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ये चेक हो जाता है। इंश्योर दैट कॉर्पोरेट डिसीजंस आर नॉट स्पॉइलिंग कंपनीज मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, कि ये इंश्योर हो जाता है कि जो कॉर्पोरेट डिसीजन है, जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है वो डिसीजन के कारण कंपनी अपनी मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करेगी तो लोगों के बीच में उसकी इमेज ख़राब होगी और फिर वो वैसी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये शो होता है कि कौन सी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इनएफिशिएंसीज हैं उनके प्रोसेस के अंदर, ताकि उसको ठीक कर सके। एक्सेसिव वेस्ट जो है वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम एक्सेसिव वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस को कि वो अपने वेस्ट को कम कर सके और कॉस्ट ऑफ वेस्ट को, या जो भी ट्रीटमेंट पे कॉस्ट ऑफ वेस्ट की ट्रीटमेंट पे पैसा लग रहा है वो कम कर सके, वेस्ट डिस्पोजल को कम कर सके और ये चीज़ें ईजी हो सके। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। इसी तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट होता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट क्या अपने आप में एक डायनेमिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल है जिसके कारण हम करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम्स, फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके अंदर हम करते क्या है? इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रिजॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रिजॉल्व कर रहे हैं जो भी एलिगेशंस लग रही है फ्रॉड और एम्बेजलमेंट की, भाई इसने चोरी किया है या इसने फ्रॉड किया है कुछ, तो उन चीज़ों को हम एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं? नेग्लिजेंस को डिटरमाइन कर लेते हैं। फॉरेंसिक इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू क्राइम कंसर्न्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है कि हम साइंस को क्राइम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारी साइंस है
हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्राइम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसके थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम किसने किया या कैसे किया, या एविडेंसेस को हम एक तरीके से कंफर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से हुई है। तो जब हम साइंस को क्राइम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक बोलते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस क्या है, अपने आप में एक साइंस है विच इज अप्लाई टू लीगल मैटर्स स्पेशली इन क्रिमिनल मैटर्स। तो एक तरीके से एक स्पेशल साइंस है ये जिसको हम लीगल मैटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और मोस्टली देखा जाए तो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे आपने CID देखा होगा, वो जीप से जो टच करके बता देता है कि ये क्या है, बट वैसा नहीं होता। बट उस तरीके की लैब भी होती है, फॉरेंसिक लैब होती है। तो इस तरीके से जब हम साइंस को अपने क्राइम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या जो भी हमें पता लगाने के लिए हेल्प कर लेते हैं साइंस की, अपने क्राइम को किसने क्राइम किया, उसी को हम फॉरेंसिक साइंस बोल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभी कॉर्पोरेट स्कैंडल्स भी हुए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए, जहाँ पे हमने फॉरेंसिक ऑडिटिंग के थ्रू नए एक एरिया को डेवलप किया कि एक फॉरेंसिक ऑडिट भी होता है। आप बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखोगे जो कि इसके अंदर आगे अपनी और कोर्सेज करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर, वो उसी के अंदर और एफिशिएंसी लेके आते हैं ताकि वो फॉरेंसिक ऑडिट करके अगर कोई भी अकाउंटिंग स्कैंडल चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उस अकाउंटिंग स्कैंडल को वो बाहर निकालते हैं। भाई कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो रही है या इस तरह की चीज़ हो रही है तो वो पता करते हैं। Forensic audit is a comprehensive and systematic process involving series of activities and tasks undertaken for establishing the accuracy and authenticity of the transaction under review. The term forensic audit refer to specific guidance carried out in order to produce evidence। तो यानी कि आप एक specific guidance को follow करते हो कि हमें ये चीज़ें करनी है ताकि हम evidences को produce कर सके। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर social audit होता है, तो ये नाम से पता चल रहा है इसके अंदर हम मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, कि हम सोशली क्या कर रहे हैं तो उसको मेजर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं कि हम उसको एथिकल जो हमारी परफॉर्मेंस है, सोशल जो परफॉर्मेंस है वो हम बेटर कर सके। तो एक तरीके से सोशल ऑडिट किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, जो हमारा विजन और गोल है कि हम ये अचीव करना चाहते हैं और जो रियलिटी है उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करता है। इसी को हम सोशल ऑडिट बोलते हैं। सोशल ऑडिट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो सोशल ऑडिटिंग क्रिएट्स एन इम्पैक्ट अपॉन गवर्नेंस। किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, गवर्नेंस के ऊपर इफेक्ट डालता है। इट वैल्यू द वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर्स, किसको वैल्यू देता है, स्टेक होल्डर्स की वॉइस को वैल्यू देता है, जो चाहे वो मार्जिनलाइज पुअर ग्रुप्स क्यों ही ना हो, उनकी भी आवाज़ को वैल्यू दी जाती है सोशल ऑडिट के थ्रू कि आप समाज में क्या कर रहे हो। Social auditing is taken up for purpose of enhancing local governance, particularly for strengthening accountability and transparency in local bodies। तो देखा जाए तो लोकल गवर्नेंस के ऊपर मेजरली अप्लाई किया जाता है। Social audit makes it sure that in democracy the powers of decision making makers should be used as far as possible with the consent and understanding of all concerned। तो जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सभी को ध्यान में रखते हुए सभी की कंसर्न से लिए जा रहे हैं। टेक ओवर ऑडिट फिर किस तरीके से होता है, तो ये तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम चेक करते हैं। भाई इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया है वो उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इंश्योर दैट एक्विजिशन इज एग्जीक्यूटेड इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और जो एक्विजिशन हुई है, जो आपने टेक ओवर किया है एक तरीके से जाके, वो सबसे इफेक्टिव मैनर में किया है या नहीं किया है। तो जो कंसेप्ट है ये टेक ओवर ऑडिट का, ये इवॉल्व हुआ है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि शुरू से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। The takeover audit provide cost benefit analysis to suggest a strategic plan for the long term investment strategy। तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि हम इसको एनालाइज करते हैं और हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मिल जाती है। तो ऑडिट प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑडिट, फॉर द एक्विजिशन ऑडिट एज वेल एज इंटर से ट्रांसफर परफॉर्म बाय द एक्वायर। तो जब ये टेक ओवर ऑडिट किया जाता है ना, चाहे मर्जर हो, एक्विजिशन हो, टेक ओवर हो, कुछ भी हो, 3 पार्ट के अंदर ये ऑडिट होता है। कैसे, एक तो प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन होने से पहले हम चीज़ें चेक करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन, जब एक्विजिशन हो गया उसके बाद की चीज़ें चेक करते हैं। और सेल साइड को चेक करते हैं। तो 3 चीज़ें हम चेक करते हैं, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और सेल साइड को चेक करते हैं। तीसरी चीज़ ये करते हैं। तो ये 3 तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर इस ऑडिट को किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं विद दिस डोमेन, भाई जिनको इस चीज़ की मेन नॉलेज रहती है, एक्विजिशन की, टेक ओवर की, मर्जर की, वो इसके अंदर बेसिकली ऑडिट करते हैं, जिनकी इस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज होती है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, सेक्रेटरियल ऑडिट देखा था हमने,
सेक्शन 204 के अंदर आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। एक तो हमें रेगुलेशन 24A LODR का, कंपनीज एक्ट का ये था, LODR का लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर कैसे हमें सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, तो वो यहाँ पे आता है। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 के अंदर आता है कंपनीज एक्ट का। ऑडिट ऑफ डीपीज जो होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस के हिसाब से किया जाता है, रेगुलेशन 76 के हिसाब से। ठीक है, जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, LLP हो गई, कंपनी होगी, सबके ऊपर अप्लाई होता है ये। इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, जो स्टॉक ब्रोकर्स है उनका इंटरनल ऑडिट कंपलसरी किया गया है स्टेबी स्टॉक एंड सब ब्रोकर रेगुलेशंस के हिसाब से, तो ये सर्कुलर नंबर ये है, इसके हिसाब से किया गया है। इंटरनल ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स किए जाएंगे, तो ये रेगुलेशन है, इसके हिसाब से रेगुलेशन 19(3) के हिसाब से किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उनको किया जाता है, सर्कुलर निकाला था उसके थ्रू। इंटरनल ऑडिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनको करना कंपलसरी है। रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं उनको भी करना है इस रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया कि कौन कौन से ऑडिट होते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही आपने सुना होगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, जो कि ICAI ने निकाले हैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं उसके लिए। इसी तरीके से ICSI ने भी एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग निकाले हैं, जिनको हम CSAS बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट हैज इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। अब हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो CS होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का। ठीक है, तो और कौन से CS कर सकते हैं, जो प्रैक्टिसिंग CS होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में है वो नहीं कर सकते। जो PCS होते हैं वही इस काम को कर सकते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। तो जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनको ऑथराइज किया गया है, ऑथराइज फर्स्ट टाइम अंडरटेक द परफॉर्मेंस ऑडिटिंग फंक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट। PCS इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। तो जब वो ये ऑडिटिंग कर लेता है सेक्रेटरियल ऑडिट की, तो उसे एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और वो किस में जमा कराता है, MR3 के अंदर। तो ये सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस को कराना मैंडेटरी है वो बता रखा है सेक्शन 204, और जो रेगुलेशन 24A हमने ऊपर देखा है LODR का, उसके अंदर बताया हमें। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको करवाना है। हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर है, हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर की है, हर एक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग जो है बैंक से, किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ से ऊपर का है। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो ये काफ़ी बड़ी लिमिट्स है, इसके अंदर काफ़ी कम कंपनीज आ पाती हैं क्योंकि ये लिमिट्स बहुत ऊपर हैं, बट इनके लिए कंपलसरी होता है कि इनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होता है। तो जो PCS है उसकी ड्यूटी दे रखी है कि वो डिटेक्ट करे और रिपोर्ट करे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, जब भी वो अपने ऑडिट के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ICSI ने एक इनिशिएटिव लिया ऑडिटिंग के एरिया के अंदर, ताकि जो ऑडिट हो वो स्ट्रांगली कर सके, और जो PCS की एबिलिटीज़ हैं वो सही से यूज़ हो सके, और वो अपनी ऑडिटिंग टेक्निक्स एक स्टैंडर्डाइज ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। सारे CS सेम ऑडिटिंग टेक्निक को यूज़ करें सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए। तो इसके लिए CSAS निकाले गए, जिनको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे ICAI के स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, इसी तरीके से ICSI के क्या है, CSAS हैं, जिनको हम कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो ये 4 हैं अभी बेसिकली हमारे पास, CSAS 1, CSAS 2, 3 एंड CSAS 4, जो कि 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हुए हैं। इससे पहले ये नहीं होते थे। तो CSAS 1 क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले नाम याद रखना है, एंड देन उसके अंदर याद रखना है कि क्या बता रखा है। तो ये ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है, ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर है। तो CSAS 1 किसके ऊपर है, ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर है, जिसके अंदर बता रखा है कि जो ऑडिटर के रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो क्या होंगे ऑडिट एंगेजमेंट के रिगार्डिंग, जब उनको एंगेज किया जाएगा, और क्या प्रोसेस रहेगा किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होने के लिए, जब उनको एज ए सेक्रेटरियल ऑडिट अपॉइंट किया जाएगा किसी अथॉरिटी के थ्रू। तो इसके अंदर हमें एंगेजमेंट के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से उनको एंगेजमेंट करना है, वो कैसे एंगेज होंगे किसी अथॉरिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। CSAS 2 आता है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रखा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जो उनका ऑडिट का प्रोसेस है ऑडिट को कंडक्ट करने का, और प्रॉपर ऑडिट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का। तो वो हमें AS2 के अंदर बता रखा है। तो प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें यहाँ बता रखा है। तो पहले एंगेजमेंट, फिर प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। CSAS 3 के अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से आप अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे, तो वो हमें यहाँ पे बता रखा है। और 4 के अंदर हमें क्या बता रखा है,
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेक्रेटरियल ऑडिट कवर द बेसिस एंड मैनर फॉर कैरिंग आउट सेक्रेटरियल ऑडिट, की आपका क्या बेस रहेगा और किस तरीके से आप इस ऑडिट करोगे वो हमें बता रखा है। तो ये 4 चीज़ें हमें CSAS के अंदर बता रखी हैं, 4 ही हैं ये। 1 अप्रैल 2001 से इनको अप्लाई किया गया, तो ये इसको इन डिटेल बता रहा है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं कि कब से क्या इफेक्टिव डेट होगी। जैसे 1 जुलाई 2019 से आया था, लेकिन तब ये मैंडेटरी नहीं था, इसको मैंडेटरी किया गया 1 अप्रैल 2021 से। ऑडिट एंगेजमेंट के लिए बेसिकली होता है, वही चीज़ बता रखी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो हमें बता देता है कि क्या बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड हैं अपॉइंट होने के लिए, क्या प्रिंसिपल्स, क्या प्रोसीजर हैं जब हम किसी के काम को एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपका सेक्रेटरियल ऑडिट कर देंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगी, तो वो चीज़ें बता रखी हैं। इसी तरीके से अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई ऑनरशिप के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के कारण, तो आप उसके अंदर एंगेज ना हो, तो ये बता रखा है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम कब मानेंगे। अगर आपको उसके अंदर 2% ज़्यादा पेड अप कैपिटल है या 50,000 से नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा कोई चीज़ है, दोनों में से जोन सी भी चीज़ कम है आपके पास, मतलब दोनों में से जो भी चीज़ कम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, और उसमें से आपके पास कुछ भी है, तो वहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। या 2% वोटिंग पावर है आपके पास, या आप इन डेट हैं, मतलब आपने उसको उधारी दे रखी है, किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व है, यानी कि आपने उसको उधारी दे रखी है 5 लाख से ऊपर की, ठीक है, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप एग्जम्प्टेड हैं, तो वहाँ पे आप उसके अंदर नहीं करेंगे, हम उसको सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। आपका कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि आप पिछले 2 साल के अंदर उसका ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी किसी होल्डिंग में या सब्सिडरी में काम कर रहे थे, तो आपका वहाँ पे क्या माना जाएगा, सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। तो अगर आपका इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको इसमें एंगेज नहीं होना। CSAS 1 में बोला हुआ है कि आपको वहाँ पे उसका सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं करना है। फिर और वही इसने फिर इन डिटेल समझा रखा है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके अंदर हम सिर्फ CSAS के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मुझे आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना था कि CSAS होते क्या है, ताकि आप इसको जब रीड करो तो आपको ईजिली समझ आ जाए। तो आई होप चैप्टर 8 आपका क्लियर हुआ हो। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। CSAS को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो के अंदर इन डिटेल समझेंगे। बाकी इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।